हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन क्रिटिक्स का यह कहना है कि भारत में बड़े की तरफ ज्यादा फोकस है, लोकतंत्र की तरफ कम। पिछले कई वर्षों में हमने नागरिकों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की जो आजादी है, जो स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, उस पे आपत्ति उठते देखी है। लेकिन आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो नागरिकों की बात नहीं है, नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की बात है, वो जो संसद में हमें रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे सांसदों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे। अब जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो संविधान हमारा है, उस संविधान में बाकायदा जो सांसद हैं उनकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया गया है। लेकिन विगत कुछ महीनों में हमने एक ट्रेंड देखा है जहां पे इस बात पे लगातार बहस हो रही है कि कहीं सांसदों की जो स्पीच है उसको जानबूझ के कर्टेल तो नहीं किया जा रहा, जानबूझ के उस स्पीच पे अड़ंगा तो नहीं लगाया जा रहा, या जब वो संसद में कुछ बयान देते हैं तो जानबूझ के मैलाफाइड रीजन से उनकी बात को जो लोगों तक पहुंचनी जरूरी होती है उसको काट छाट के हटा दिया जाता है या संसद के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाता है। आज इस पे ही हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल्स जो बड़े स्तर पे इंगित करते हैं कि शायद इस प्रकार की प्रथा शुरू हो चुकी है। पहले भी थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, आजकल उस पर बात ज्यादा हो रही है, तो हम उस पर ही विस्तार से बात करेंगे। अंत तक जरूर देखिएगा, अंत में कुछ स्पेशल बात है, मैं हर वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल बात बता के जाता हूं, आप लोग जुड़े रहिएगा। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो क्या है, हम बात करेंगे सांसदों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे, है ना, कि क्या उनके संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। सांसदों की बात पे चिंता इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जो देश की सबसे बड़ी संस्था में हमको रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे हम लोग बात करेंगे। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे या मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं क्विज़ेस वगैरह अपलोड करता हूं, ये पीडीएफ भी वहीं पे आपको अपलोडेड मिल जाएगा। चलिए, अब सदन में हुआ क्या, राज्यसभा में विपक्ष के नेता की शिकायत थी कि भाषणों के अंश को बिना उचित आधार के हटा दिया गया। बहुत से भाषणों कई बार जो विपक्षी नेता देते हैं या विपक्ष के नेता देते हैं, आपत्ति ये उठाई जाती है कि उस भाषण को संसद के जो कार्यवाही होती है उससे हटा देना चाहिए, क्योंकि लोगों तक अगर वो मैसेज जाएगा तो सही मैसेज नहीं जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि कई बार सही मैसेज देने का हम प्रयास करते हैं, फिर भी हमारे जो मैसेजेस होते हैं उनको कर्टेल कर दिया जाता है। परिणाम क्या कि भाषण का मूल अर्थ समाप्त हो जाता है, रिकॉर्ड में बात दर्ज नहीं होती है, जो रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। कई बार कहा जाता है कि ये मैलाफाइड इंटेंशन है, जानबूझ के किया जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली हमको टारगेट किया जाता है। राहुल गांधी जी ने भी इसकी बात की थी कि उनकी भी कई अंश को हटा दिया गया था, और समय समय पर डेरेक ओब्रायन से लेकर ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी बातों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था, एटलीस्ट शब्दों को तो हटा ही दिया गया था। अब देखा जाए तो विपक्षी नेताओं को बोलने से रोकना और आजीवन अयोग्य लाइफ बैन करने के प्रस्ताव पे भी बात हो रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार इस बाबत जोर दिया जा रहा है कि भविष्य में इन पे बैन लग जाए। अभी आपको पता होगा कि जो राहुल गांधी जी हैं उनके खिलाफ एक मोशन आया था जहां पे उन पे लाइफ टाइम बैन लगाने की बात की गई थी। निश्चित तौर पे उस पर कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है कि चीजें इतनी आसान नहीं है। देखिए, मैं हमेशा पक्षपथ की भी बात करता हूं, लेकिन कभी कभी हमें लोकतंत्र के हिसाब से भी बात करनी पड़ेगी, तो हम उस पर भी बात करेंगे। हालांकि हम दोनों पक्षों को आज भी देखेंगे। अब अगर देखें अनुच्छेद 105 को जरा देखिए तो क्या करता है, संसद में कही गई बात के लिए न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। संसदीय कार्रवाई के प्रकाशन पर भी कानूनी रूप से उनको छूट मिलती है, और यह अधिकार संविधान और सदन के नियमों के अधीन है। इन समरी अगर हम कहें तो संसद में कही गई बात के लिए सांसद को न्यायालय में घसीटा नहीं जा सकता। लेकिन विगत कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि सांसदों को उनके द्वारा कही गई बातों के पर्सपेक्टिव में बार बार कहा जा रहा है, और ये दोनों पक्षों की बात मैं कर रहा हूं, कि ये अनुचित है, आपको हम न्यायालय में देखेंगे, और इस प्रकार की तमाम बातें। चलिए, अनुच्छेद 121 की बात कर लें, जो एक लक्ष्मण रेखा खींचती है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्रतिबंध क्या है कि उच्च न्यायालय और या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। एक बात यह है
दूसरा, जब तक न्यायाधीश के निष्कासन का प्रस्ताव न लगाया हो। अब यहां पे तो क्लियर कट लक्ष्मण रेखा है ना। यहां वाक स्वतंत्रता पर एक संवैधानिक सीमा है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है, लेकिन इसी प्रकार की सीमा तो 105 में भी है। तो 105 की सीमा के बारे में बात क्यों नहीं होती, बार बार उस सीमा को क्रॉस क्यों किया जाता है, वहां पे लक्ष्मण रेखा को बार बार क्यों लांघा जाता है, इस पे विपक्ष की आपत्ति है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं नियम 380 को, शब्दों की सफाई या विचारों का दमन। इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। अगर किसी सदस्य का भाषण है और उस भाषण में कोई आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा आपत्तिजनक शब्द का, तो वो जो शब्द है वो है रूल नंबर 380 के हिसाब से उस शब्द को सिर्फ हटाया जाए, पूरे जो उनका स्टेटमेंट है उसको नहीं, सिर्फ उस शब्द को हटाया जाए। लेकिन अगर असंसदीय मानहानि कारक या अशोभनीय बातें कही गई हैं तो पूरे वाक्य या तर्क को हटाया भी जा सकता है। ऐसा 380 में वर्णित नहीं है लेकिन फिर भी हटाया जा रहा है। कहने का मतलब कि शब्दों को हटाए जाने की बात है, कई बार पूरे बात को हटा देने से उस बात का जो तर्क है, जो दरअसल जिस कारण से वो बात कही जा रही थी, याद कीजिए मॉडरेट्स को, याद कीजिए कांग्रेस के उन चुने हुए सदस्यों को जिन्होंने अंग्रेजों के सदन में जाके बातों को सामने इसलिए रखा कि कहीं से प्रकाशित होकर लोगों तक पहुंचे और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। इसके लिए अगर इस पूरी बात को, पूरे तर्क को हटा दिया जाएगा तो यह सही नहीं है, इसीलिए मैंने इसको रेड में किया, क्योंकि सही तो यह है कि केवल शब्द हटाए जाए। समस्या तब होती है जब आपत्तिजनक शब्दों की आड़ में तर्कों को ही या पूरी की पूरी बात को ही, जिसका कोई बड़ा सेंस होता है शायद लोकतंत्र के हित में भी, उसको हटा दिया जाता है। इस पे आपत्ति है। कुछ शब्दावलियां हैं, इसको देख लीजिएगा, है ना। जैसे इसको जरूर देख लीजिएगा आप गूगल में आज, मतलब अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। अस्किन में क्या है कि ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया की बाइबिल कही जाती है और भारतीय संसद की जो बहुत सी परंपराएं हैं वो इससे ही प्रेरित हैं। इसके अलावा कुछ और शब्द हैं कि अगर आप देखेंगे तो एक्सपंक्शन क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है, सब जुडिस क्या होता है, इन सब विषयों को देख लीजिएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा मेरे आपके। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है अयोग्यता का प्रस्ताव, संवैधानिक भूल है क्या, फिर से देख लेते हैं। संसद को किसी सांसद को आजीवन अयोग्य करने का अधिकार नहीं है अनटिल एंड अनलेस जुडिशरी उस पर कोई एक्शन ले, या जुडिशरी कहे कि नहीं हम आपको चुनाव लड़ने नहीं दे रहे हैं, या बेसिकली इसका देखें तो इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति के संज्ञान में चीजें होनी चाहिए। राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन वो ड्यू ऑफिसर्स हैं जो इस पे देखेंगे, बाकी नहीं। तो अनुच्छेद 102 क्या कहता है, अयोग्यता के आधार स्पष्ट रूप से संविधान में लिखे हैं कि किस किस आधार पर अयोग्य घोषित किया जाएगा, और फिर तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वही घोषित कर देगा उसको अयोग्य। लेकिन इसमें राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग की भूमिका अनिवार्य है, बिना उनके सजेशन के नहीं हो सकता। और अगर संसद में जानबूझ के बहुमत को दिखाते हुए लोकसभा अध्यक्ष का प्रयोग किया जा रहा है बिना संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखे, तो इट इज नॉट गुड, ये सही नहीं है। निष्कर्ष क्या, ऐसे प्रस्ताव संवैधानिक अज्ञानता और सरकार विपक्ष को टूटते संबंधों के संकेत हैं, जो निश्चित तौर पर पिछले 5-10 वर्षों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। भारत जैसे देश और भारत जैसे लोकतंत्र के लिए यह सही नहीं है। जब नेहरू के युग की बात करते हैं तो क्या है, उस समय बहुत सी आलोचनाओं का स्वागत होता था। मैंने खुद बताया कि इस पे मैंने बाकायदा बहुत से आर्टिकल भी लिखे हैं, मैंने एडिटोरियल भी लिखा हुआ है, जहां पे मैंने इस बात को जिक्र किया कि कैसे जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात होती तो उनको बाकायदा शामिल भी कर लिया गया मंत्रिमंडल में, बहुत सी बातें होती थी, डिस्कशन होते थे, और उस आधार पे बाकायदा सुधार भी किए जाते थे। पर आज के समय में डिस्कशन का जो तरीका है वो इतना ज्यादा ओपेक हो गया है कि इधर की बात उधर तक पहुंचती ही नहीं है, सुनना ही नहीं जाते, है ना। क्या है, नेहरू स्वयं प्रश्नकाल में उपस्थित रहते थे और विपक्ष पे ध्यान की बात को सुनते थे। उनका मानना था कि सच्चाई अपने दल की प्रशंसा में नहीं बल्कि विपक्ष की आलोचना में मिलती है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना, है ना, निर्मल करे सुभाए। तो आज यह परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। और सिर्फ नेहरू जी की बात नहीं, अटल जी की बात कीजिए, वो विपक्ष को सुनते थे, और वो उनका संभाषण याद कीजिए जब वो सदन में कहते हैं कि कांग्रेस पे आपत्ति करना, 60 साल के जो हमारा गौरव है उस पर आपत्ति करना। तो कांग्रेस में भी ऐसे नेता थे, भाजपा में भी ऐसे नेता थे, लेकिन अब ये जो प्रवृत्ति बदल रही है, और आप स्टेट में भी देखिएगा, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इससे इतर है। ये प्रश्न जब उठेगा तो कांग्रेस से भी पूछा जाएगा और भाजपा से भी पूछा जाएगा कि लोकतंत्र कहां चला गया, आपकी लड़ाई में लोकतंत्र नेपथ्य में कैसे चला गया। लोकतंत्र के पहले विद्वानों के मत अगर देखा जाए तो आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं कि विपक्ष का काम विरोध करना है, बिना विपक्ष के संसदीय लोकतंत्र अर्थहीन है। नेता विपक्ष है क्या कोई? और जरा लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में बताना,
है ना। अगला क्या है, स्किन में क्या कहते हैं, स्वतंत्र, निर्भीक और स्पष्ट अभिव्यक्ति ही विधायिका को उसकी भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दरअसल ब्रिटेन की जो संसद है उसके लिए बहुत सारे नियम कानूनों को ड्राफ्ट किया, और भारत में भी बहुत सारी चीजें इनसे प्रेरित हैं, इनकी जो ड्राफ्टिंग है उससे प्रेरित है। ठीक है, अगर देखा जाए तो, अगर व्यापक प्रभाव देखा जाए तो इतिहास मिटाया जा रहा है, भविष्य की पीढ़ियां असली बहस नहीं देख पाएंगी, है ना। जो संस्थागत दिक्कतें हैं, लोकतांत्रिक रूप से विपक्ष की आवाज दबाने का मतलब आप मतदाताओं की आवाज को दबा रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष में सांसद चुने गए हैं उनको भी देश की जनता ने ही चुना है। और संवैधानिक स्तर पे दिक्कत क्या आ रही है कि नियम रूल संविधान के अधीन है, संविधान नियमों के अधीन नहीं है। नियम संविधान के अधीन है, आपके हिसाब से संविधान नहीं बदलेगा, और हो सकता है कि बाद में संविधान भी बदल दिया जाए, फिर तो ये सब संविधान सम्मत हो जाएगा, फिर चीजें सबकी तार्किकता वहां पे खत्म हो जाती है। चलो कुछ तथ्य हैं, इनको आप देख लेना क्या क्या तथ्य हैं प्रीलिम्स के लिए, क्या है ना। मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्न इसमें मैंने जोड़ दिए हैं। निष्कर्ष पे आ जाते हैं। संसद की प्रभावशीलता सत्ता और विपक्ष दोनों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर निर्भर है। पीठासीन अधिकारियों को नियमों का उपयोग गरिमा बनाए रखने के लिए करना चाहिए, है ना, न कि अपनी वफादारी किसी अन्य पार्टी को प्रति दिखाने के लिए। सहिष्णुता ही संसदीय व्यवस्था की नींव है, और अगर यह हट गई तो भारत की संसदीय व्यवस्था, जो गरिमामय संसदीय व्यवस्था है, वो डाउनफॉल की तरफ बढ़ जाएगी। तो जब परस्पर सहिष्णुता समाप्त होती है तो संसदीय व्यवस्था का पतन निश्चित है, आइवर जेनिंग्स ने कहा है। और निश्चित तौर पे अगर भारत में भारत के नेता, हमारे संसद के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते हैं तो भविष्य की पीढ़ी यही कहेगी कि हमारे पुरखों ने संसद में सिर्फ लड़ाइयां की हैं और बहसें की हैं, कुछ भी सकारात्मक नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए इस विषय पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। बाकी इस समय स्टडी IQ में पावर प्ले सेल चल रही है, तो मेरा कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो भी हमारे बैचेस हैं, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश के जो बैचेस हैं 2027 को, 2028 को, 2029 को टारगेटेड बैच, आप इन सभी बैचेस में मैक्सिमम डिस्काउंट देखें ना, 50% का डिस्काउंट प्राप्त कर लेंगे। विकास लाइव कोड याद रखिएगा। और कुछ ना कीजिए तो एक बार वेबसाइट को जाइए, घूमिए, वेबसाइट पर जाइए, ऐप पे जाइए, हमारे बैचेस को खोलिए और ब्रोशर डाउनलोड करके एक बार देखिए। ब्रोशर डाउनलोड करके एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शायद इससे बेहतर कोई भी कोर्स न डिजाइन हुआ है आज तक, न डिजाइन हो सकेगा। स्टडी IQ की IP है, और इसलिए आपसे कहता हूं कि आप इसे जुड़ सकते हैं। 50% डिस्काउंट चल रहा है, सेल सीमित समय तक है। सेम गोज विद हिंदी साहित्य। 28 फरवरी को यह बैच क्लोज हो जाएगा, जो रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ है। 28 फरवरी को इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, और चूंकि सेल चल रही है तो आपको 28 फरवरी तक मेरा कोड इस्तेमाल करने पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके हिंदी साहित्य से जुड़ जाना है। मैं ही हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, मेरी ही मुलाकात होगी। बाकी ये PDF आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे, यहाँ पे इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब यहीं पे होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाकी इस विषय पे आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। एक सचेत चैतन्य स्टूडेंट की निशानी क्या है कि वो अपनी राय व्यक्त करे। आपकी राय तर्क सम्मत होनी चाहिए, संविधान सम्मत होनी चाहिए, और UPSC के एस्पिरेंट की जो राय होती है, एक अधिकारी की जो राय होती है, कुछ वैसी राय होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।